बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज 13 सितंबर के रोज़ नए अदालती साल का आगाज़ हो गया है। बड़ा ही भरपूर नया अदालती साल होगा। इसमें 4 ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जिसके असरात आने वाले वक्तों में भी नज़र आएंगे। और आज ही के रोज़ नए पार्लिमानी साल का भी आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चौथा पार्लिमानी साल है वो शुरू हो गया है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 बड़े चैलेंज जो हैं पार्लियामेंट में वो नज़र आएंगे, जिन्हें इन चैलेंजेस से निमटना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो क्या होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नए अदालती साल की बात कर लें, जिससे मुतल्लिक आज एक तकरीब भी हुई, फुल कोर्ट हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी सदारत की। तमाम जज साहिबान सवाए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो बैरून मुल्क हैं, उनके सिवा बाकी तमाम जज साहिबान यानी 15 जज साहिबान ने शिरकत की। और सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब का चूँकि तकर्रुर नहीं हो सका, जस्टिस आयशा मलिक साहबा का तकर्रुर के जो मामले पे डेडलॉक आ गया था, तो यूँ जो 16 में से 15 जज साहिबान इसमें शरीक थे, बार्स के नुमाइंदे इसमें शरीक थे, अटॉर्नी जनरल इसमें शरीक थे। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब फुल कोर्ट से खिताब कर रहे होते हैं तो आमतौर पर वो लिखी हुई तकरीर होती है, और जो नए अदालती साल की तकरीब होती है इसमें नए साल के चैलेंजेस पे बात होती है, गुजरे हुए साल की कारकर्दगी बताई जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखी हुई तकरीर से हटकर बात करना पड़ी और जो बार्स के नुमाइंदे थे उनको बड़ी खरी खरी सुनानी पड़ी। इससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले उन 4 डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि ये अदालती साल क्यों भरपूर एक अदालती साल होगा। उसमें ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कि अब एक तो अदालती छुट्टियां ख़त्म होने के बाद कोर्ट अपनी नॉर्मल उसमें आ गई है, रूटीन में। तो अब सबसे जो अहम केस आने वाले दिनों में जिस पर बात होती नज़र आएगी वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो नज़रसानी दरख्वास्तों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसमें उनका जो मामला था, जो FBR की रिपोर्ट थी, वो तमाम वो चीज़ें कलअदम हो गई थी। उसके खिलाफ हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था और वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया था। उस पर फिर चैम्बर अपीलें दायर हुई थी हुकूमत की जानिब से, FBR की जानिब से। तो वो जो चैम्बर अपीलें हैं वो अदालती छुट्टियों के बायस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। तो अब उन चैम्बर अपीलों के हवाले से उनको यानी उन पर क्या फ़ैसला होता है इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर हुकूमत की जो अपीलें, चैम्बर अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो वो क्यूरेटिव रिव्यू फिर समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इसकी नज़ीरें बहुत कम चूँकि मिलती हैं और ये अपनी नौइयत का एक बड़ा ही अहम और दिलचस्प केस होगा कि नज़रसानी के बाद फिर क्यूरेटिव रिव्यू का अदालत में लगना ये बहुत ही अहम होगा। और उसके बाद अगर नज़रसानी यानी क्यूरेटिव रिव्यू भी हुकूमत का मंजूर होता है, FBR का मंजूर होता है, तो ये मामला ज़ाहिर है फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। लेकिन ये चीज़ें पहली स्टेज पर रुकी हुई हैं कि ये चैम्बर अपीलें मुकर्रर होनी हैं, वो इतराज़ात दूर होते हैं या नहीं। तो इसके असरात अगले कई बरसों तक जो हैं वो फिर जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इसी नए अदालती साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो 2 फरवरी 2022 को जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जो कि 17 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तो काफ़ी बड़ा अरसा होगा इनके पास। और इसी दौरान इसी अदालती साल में एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हो सकती है कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो केस है वो जो एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक वो अब अपने मेरिट्स पर पहुंच चुका है, यानी उसकी जो मेरिट्स की स्टेज आ चुकी है उस पर बात होने लग पड़ी है। यही वजह है कि उसमें बज़ाहिर डिलाइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक जो दरख्वास्त दी गई है कि अभी मेरिट्स को ना सुना जाए, क्योंकि जब मेरिट्स पर केस का आगाज़ हो जाता है तो फिर उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने में कोई ज़्यादा देर नहीं होती आमतौर पर। तो इसी अगर अदालती साल में वो केस वहाँ से डिसाइड हो जाता है तो उसका कोई भी फैसला आता है, या उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं या मुस्तरद हो जाती हैं, तो दोनों सूरतों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी अदालती साल में आएगा। तो ये भी एक बड़ा ही अहम चूँकि केस है जो कि 2016-17 से ये मामलात चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि आखिरी फोरम होता है तो आखिरी फोरम पर ये मामला पहुँचेगा, जो कि इनिशिएट वहीं से हुआ पनामा केस, और उसके बाद वहाँ से फिर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत, और उसके बाद जब रेफरेंसेस दायर हुए एहतसाब अदालत से होता हुआ
फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहुंचता हुआ वापस फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी फोरम के तौर पर आएगा। तो इस बात के कवी इम्कानात हैं। फिर एक और मामला जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है और हाल ही में बेंच और बार के दरमियान बल्कि खुद अदलिया के दरमियान एक तकसीम नज़र आती है इस मामले पर, जजेस की सीनियरिटी के मामले पर, कि जजेस जो हैं उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए हाई कोर्ट से। तो इस मामले में आज होने वाली तकरीब में भी यही चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इस पर बात की, जो बार्स के पाकिस्तान बार के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बात की, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों ने भी इसी पर बात की। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मैं बात कह रहा था कि उन्हें एक हट के फिर बात करना पड़ी, और वो फिर यही बात थी कि जो सीनियरिटी का मामला था, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाजे की। तो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने सबसे पहले आज फुल कोर्ट से जब बात की, सामने जज साहिबान मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि नए अदालती साल में 17 की बजाय आज 16 जज साहिबान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट नामुकम्मल है और ये इस वजह से है कि खातून जज के ना होने से आधी से ज़्यादा आबादी की नुमाइंदगी जो है वो अदालत में नहीं है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब उनका इशारा था, जिनको एलिवेट करके यहाँ लाने में एक डेड लॉक था, जो 4-4 से मामला जो है वो टाई हो गया था। तो बेंच और बार के दरमियान उन्होंने खलीज की बात की कि ऐसे खलीज जो है वो कभी नहीं देखी, और उन्होंने कहा कि आज जिस तरह वकला का कंडक्ट है, जिस तरह वकला आज चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, हड़तालें करते हैं, अदालतों को ताले लगा देते हैं, तालाबंदी करते हैं, तो कभी अल्फाज हमारे हथियार हुआ करते थे, मगर अब अदालतों की तालाबंदी और ज़ाती मकासद के लिए अदालतें बंद करवाई जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने बेंच और बार के दरमियान ये जो खलीज है इसको कम करने के लिए बामानी मुज़ाकरात और बातचीत की तजवीज़ दी, और उन्होंने कहा कि सीनियरिटी और मेरिट जो है जजेस की तकर्री में, ये वो सवाल है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उठ रहा है, और इसमें उन्होंने कहा कि ये दो मुखालिफ चीज़ें नहीं हैं बल्कि इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन सीनियरिटी की अपनी लेजिटिमेसी है, लेकिन हकीकत ये है कि पहले किसी का जो तकर्रुर हो जाना या किसी का पहले पैदा होना जो है वो उसकी अचीवमेंट से ज़्यादा ये कोइंसिडेंस या एक एक्सीडेंट है, लेकिन असल चीज़ जो है वो काबिलियत, उसकी कारकर्दगी होती है जिसकी बुनियाद पे लोग जाने जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान बार की जानिब से सैयद अमजद शाह ने अदालती कारकर्दगी पर तनकीद की, और उन्होंने जजेस के तकर्रुर के मामले पर काफ़ी तनकीद की, और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अहमद शहजाद फ़ारूक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने जजेस के तकर्रुर में सीनियरिटी को मद्देनज़र रखने का वही मुतालबा किया। तो जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आज की तकरीब में बात हुई, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पहले से मौजूद तकरीर थी उसमें ये जजेस की सीनियरिटी वाला चूँकि मामला उस अंदाज में नहीं था, चूँकि इन वकला हजरात ने यह मामला उठा दिया, अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर बात की, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फिर बात करते हुए कहा कि जो जजेस की तकर्री की जाती है ये जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं मुरवजा, उनके मुताबिक, जो आइन है उसमें दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होती है। तो जो जजेस की जो एलिवेशन से मुतलिक, सीनियरिटी से मुतलिक जो वकला का या बार्स का एतराज़ है या उनकी जानिब से जो एक एजिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए, ये गैर ज़रूरी है। बार को मेरे पास आकर ये मामला डिस्कस करना चाहिए था, तो ये वकला की वन साइडेड एजिटेशन है, और आइन में जजेस को एलिवेट करके लाने का तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। प्रैक्टिस रही है कि हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट लाया जाता रहा है, और उन्होंने 41 जज साहिबान की तकर्री का तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि इस एजिटेशन का मकसद क्या है। तो आज की तकरीब में जो बार्स के नुमाइंदों को ये ऐसा पहली मरतबा हुआ कि जब से ये सारा मामला चल रहा है और सीनियरिटी के मामले पर शोर मचा हुआ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहली मरतबा बार के नुमाइंदों के सामने खुद इस अंदाज में बात की। इसके अलावा पार्लिमानी साल की बात कर लेते हैं। पार्लिमानी साल में जी पार्लियामेंट में दो बड़े चैलेंजेस होंगे। इन दो बड़े चैलेंजेस में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से ख़ास तौर पे जो एक डेडलॉक नज़र आता है, इलेक्शन कमीशन भी सामने खड़ा हो गया है, और ऐसे में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, इंटरनेट वोटिंग और जो दीगर जो इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करवाना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर 2023 के इंतखाबात तक नज़र आएगा।
इसके अलावा जो चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट का मामला है, उस अपॉइंटमेंट के मामले में भी अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।